अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आज हमारा पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहले हम समझते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। ये तस्वीर बता रही है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं। ये एक लाइट सोर्स है जिसमें से लाइट ट्रेवल करती है और इसमें हमने दो प्लेन्स दिखाए हैं, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। याद रखें वो लाइट जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स पे मूव करती हो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। इन ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ये रेडिएशंस मास ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और वहाँ पर कुछ फिनोमेनन हो जाता है। माइट पॉसिबल कि दीज रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड, माइट बी पॉसिबल इमिशन ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो एब्जॉर्प्शन या इमिशन के बाद ये लाइट इमिट हो जाती है जिसको हम किसी रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड करते हैं। इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी सिंपली इंट्रैक्शन ऑफ मैटर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियोवेव फ्रीक्वेंसीज होती हैं। This region, the colorful region, is known as visible region. जब हम left to right means from X-rays to the radio frequency की तरफ मूव करते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ हो जाती है। याद रखें फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। When the frequency decreases, that means energy decreases. Ultraviolet region, then visible. Moving on. ये जो रीजन्स हैं ये डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स रेज बॉन्ड ब्रेकिंग का काम करता है। जब कभी हमें बॉन्ड ब्रेक करना हो वी यूज़ एक्स रेज। यूवी विजिबल ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन का काम करती है। इंफ्रारेड ऑल्सो नॉन एज IR रेडिएशन ये वाइब्रेट करवाती हैं मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड को। रेडियो फ्रिक्वेंसी न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पिन का सबब बनती है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी और इनकी एब्रीवेशंस हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी नॉर्मली रिटन एज UV विजिबल, अल्ट्रावायलेट विजिबल, और इनकी यूनिट नॉर्मली नैनोमीटर्स में होती है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसे IR से रिप्रेजेंट करते हैं। इंफ्रारेड और इनकी यूनिट जो है माइक्रोमीटर और सेंटीमीटर इनवर्ट्स में मेजर किया जाता है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR कहते हैं। रेडियो फ्रिक्वेंसीज इस्तेमाल होती हैं और इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री MS, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और AMU में इसको मेजर किया जाता है। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड्स हैं हर स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को बताती हैं। मतलब हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि किस तरह का बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में मौजूद है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री मॉलिक्यूल का मास मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी हम नेचर ऑफ बॉन्ड्स या नेचर ऑफ एटम्स स्पेशली हाइड्रोजन और कार्बन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन अल्ट्रावायलेट visible spectroscopy, this provides us
information regarding electronic transition. Let's discuss IR spectroscopy. IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब हम किसी मॉलिक्यूल को IR रेडिएशन देते हैं तो उस मॉलिक्यूल की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी जब IR रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी से मैच करती है तो वो बॉन्ड उस फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है और हाई एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है। कौन से मॉलिक्यूल्स जो IR एक्टिव होते हैं, याद रखें वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं, नो मैटर दे आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और उनके पास ये सलाहियत होती है कि IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें। सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स IR एक्टिव नहीं होते, सिर्फ वो वाले बॉन्ड्स जिनके पास डाइपोल मोमेंट होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स IR एक्टिव होते हैं। सिमेट्रिक बॉन्ड्स सच एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन मॉलिक्यूल, ये सारे के सारे IR इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। तो याद रखें, पहली शर्त कोवेलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए, दूसरी शर्त डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में ये दोनों चीज़ें नहीं हैं या दोनों में से एक है तो ये IR एक्टिव नहीं हो सकता। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स या सूडोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, स्पेशली एल्कीन्स एंड एल्काइंस, ये भी IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, वजह डाइपोल मोमेंट इज ज़ीरो। ये जो दो मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, दिस एल्कीन सिमेट्रिक के डबल बॉन्ड के पड़ोस में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, दिस इज़ मिथाइल, दिस इज़ मिथाइल, दिस इज़ मिथाइल, दिस इज़ मिथाइल, तो ये सिमेट्रिक एल्कीन कहलाता है, जिसमें अगर मैं डबल बॉन्ड के बीच से डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दूं तो जो दो हाफ्स बनेंगे वो एक दूसरे के इमेजेस होंगे, मिरर इमेजेस होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं और ये मॉलिक्यूल्स IR इनएक्टिव होते हैं। सूडोसिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक होते नहीं हैं बट सिमेट्रिक जैसे दिखते हैं। फॉर एग्जांपल, इस मॉलिक्यूल में 3 मिथाइल लगे हुए हैं, दिस इज़ मिथाइल, दिस इज़ मिथाइल एंड दिस इज़ मिथाइल एंड वन इज़ इथाइल, ये सूडोसिमेट्रिक है। इसकी सिमेट्री में कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, ये सिमेट्रिक है तो नहीं लेकिन दिखता सिमेट्रिक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ कोई ज़्यादा चेंज नहीं होती हैं सिमेट्रिक मॉलिक्यूल से, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम सूडोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये भी IR इनएक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड के एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ मिथाइल है। ट्रिपल बॉन्ड से अगर हम इसको ब्रेक कर दें, दो हाफ जो बनेंगे दे विल बी इक्वल एंड मिरर इमेजेस, सो दिस इज सिमेट्रिक, दिस इज IR इनएक्टिव। सिमिलरली सिमेट्रिक, एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ इथाइल है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये खासियत होती है कि हर बॉन्ड की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। अगर एक बॉन्ड दो डिफरेंट तरह के मीडियम्स में मौजूद हो तो ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। तो एक ही बॉन्ड जब डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा तो हमें उसका एनवायरनमेंट का भी पता चलेगा कि ये जो हमारा बॉन्ड है किस तरह के एनवायरनमेंट में मौजूद है। IR स्पेक्ट्रम को नॉर्मली फिंगरप्रिंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दैट मीन्स एवरी सिंगल बॉन्ड हैज़ यूनिक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। जैसे हम इंसानों में दो लोगों की फिंगरप्रिंट्स सेम नहीं होते हैं, बिल्कुल इसी तरह दो बॉन्ड की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होती है, इसलिए इसको फिंगरप्रिंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली या ज़्यादातर इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए अगली वीडियो ज़रूर विज़िट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।